बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री with velocity of 20 meter per second, मतलब initial speed दे दी है आपको, and it stops after 2 seconds. So time after which it stops is 2 seconds. Acceleration, sorry, approximate value of coefficient of friction is. So do you remember, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, if it is going up, what is the acceleration of that block? भूल गए तेरी? A equal to G sin थीटा, हाँ, प्लस म्यू कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है। क्या करेंगे आप? जी के लिए दिया हुआ है, थीटा के लिए दिया हुआ है, ए v equal to u plus at, वेरी गुड। तो you are supposed to use this। तो सबसे पहले a equal to g की वैल्यू 10 है, sin 60 which is root 3 by 2 plus mu cos 60 which is 1 by 2। So you will get from here a equal to 10 cos 60 is half, sorry, sin 60 ना पहले, sin 60 is root 3 by 2 प्लस म्यू cos 60 मतलब हाफ, 2 कॉमन निकाल लो, 10 by 2 is 5, 5 into root 3 plus म्यू। इक्वेशन नंबर 1। अगर तुमको a की वैल्यू मिल जाती है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और a की वैल्यू कैसे फाइंड करना है अभी तुमने बताया, v इक्वल टू u माइनस ए टी। माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, इसके लिए माइनस, नॉर्मली u प्लस ए टी लिखते हो। u कितना है, v कितना है 0, u कितना है 20, a और टाइम कितना दिया था 2, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा a कितना 10। ओके, so therefore from 1 and 2, from equation 1 and 2, very simple, a की वैल्यू 10 इक्वल टू 5 इंटू रूट 3 प्लस म्यू, 1 एंड 2 जा, तो 2 इक्वल टू रूट 3 प्लस म्यू, राइट। तो क्या आएगा म्यू का वैल्यू 2 माइनस 1.732, मतलब 0.27 के आसपास, 0.27 के आसपास। हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है ना, if the block is going up, g sin theta plus mu cos theta, if the block is coming down, g sin theta minus mu cos theta। तो बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी ऑन एन हॉरिजॉन्टल सरफेस? नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, a block of mass 1 kilogram is at rest on a horizontal table. The coefficient of static friction between the block and the table is 0.5. If g is 10 meter per second square, then the magnitude of the force acting upward at an angle of 60 degrees from the horizontal that will just start the block moving is। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्टली भी आंसर आ जाता, नहीं याद है कोई बात नहीं। हमारे पास एक ब्लॉक है, द ब्लॉक इज एट रेस्ट ऑन दिस हॉरिजॉन्टल टेबल, ब्लॉक का मास 1 किलोग्राम है। इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting upward at an angle 60 degree with the horizontal that will just start the block moving s। तो मैं ये फिलहाल डमी लाइन ले लेता हूँ, सम लाइन हियर, फिर एक हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, दिस इज दैट फोर्स, पुल फोर्स P। ये एंगल है कितना 60 डिग्री। ओके, गुड। देन अब आप बोलोगे हमको कहाँ बोला है पुल फोर्स, बोला है क्या पुल फोर्स, पुल बोला है क्या? नहीं, तो पुश भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है पुश, क्यों? अभी अपवर्ड बोला है, अपवर्ड। तो अगर मैंने यहां से भी फोर्स लगाया होता अपवर्ड, तो अपवर्ड इस साइड में भी पुल बन जाता, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का मोशन राइट की जगह पे कहाँ होता, लेफ्ट में होता। तो वो अपवर्ड बोलने की वजह से वो पुल फोर्स है, ये पता होना चाहिए।
फिर देन यू शुड नो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन आर एंड दिस इज वेट दैट इज एम जी। तो ये जो पुल फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पी कॉस और पी साइन। हमने फॉर्मूला डिराइव करके रखे हैं ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में, ठीक है। पी साइन 60, ये पी कॉस 60। ओके, तो ये जो फोर्स है ये बॉडी को टू द राइट मूव करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, टू द लेफ्ट। और मिनिमम वर्ड यूज करने की वजह से एक्सेलरेशन होने वाला है क्या, नहीं। तो डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज द स्टैंडर्ड प्रोसेस? तीन स्टेप बताए थे मैंने आपको, एफ इक्वल टू म्यू आर, फिर एफ फाइंड करो, आर फाइंड करो और सब्सटीट्यूट करो, वही है सब। तो एफ इक्वल टू म्यू आर, इक्वेशन नंबर वन, व्हाट इज एफ? p cos 60, f इक्वल टू p cos 60, cos 60 is 1/2, तो ये p by 2 बन गई। इक्वेशन नंबर टू, r, व्हाट इज r? p sin 60, r इक्वल टू mg माइनस p sin 60। ओके, तो दिस इज mg, m की वैल्यू 1 है, 1, g माइनस p रूट 3/2। इक्वेशन नंबर थ्री, ये दोनों इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 2 and 3 you have f is p by 2 equal to mu r is g minus p root 3/2। mu की वैल्यू 0.5 है ना, यस। तो p by 2 0.5 मतलब हाफ, ओके, g minus p root 3/2, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। p by 2 इक्वल टू 0.5 इंटू g इज g by 2, 0.5 इंटू p root 3/2 बाई 4, तो यहाँ शिफ्ट कर लो। जी के लिए बोला है कि कितना यूज करना है, जी की वैल्यू 10 बोला है, 10, जी की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो p बाई 2 प्लस p रूट 3/4 इक्वल टू g बाई 2, जी की वैल्यू 10 है, 10/2, p कॉमन, 1/2 प्लस रूट 3/4। व्हाट इज रूट 3/4? रूट 3/4 मतलब क्या? रूट 3/2 की वैल्यू पता होती है ना, 0.8606, उसका भी हाफ 0.4303, ये 0.5 है, हाफ कितना होता है 0.5, और ये कितना आया 0.4303, कितना हो गया 0.9303। तो 5/0.9303, 5/5/5.36, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर स्मॉल है तो न्यूमरेटर विल बी, मतलब ओवरऑल नंबर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो आंसर आपका 5 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, एक ही नंबर है 5.36, खत्म, 5.36। बट वेट, आंसर इज राइट, बट इफ यू रिमेम्बर, हमने 2 3 लेक्चर पहले, प्रिसाइजली 4 लेक्चर पहले फॉर्मूला डिराइव किया था ना, याद है क्या? वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला ऑलरेडी इन आवर थ्योरी क्लासेस, डू रिमेम्बर? डू यू रिमेम्बर? मिनिमम, आ रहा है याद है, याद आ रहा है ये? व्हाट वाज द फाइनल फॉर्मूला? W sin theta upon cos of alpha minus theta, where alpha was angle made by force with respect to horizontal। तो याद रखो ये W sin theta upon cos of alpha minus theta। तो क्या हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे इसको? ऑफ कोर्स कर सकते थे। तो डायरेक्टली कैसे आएगा वो देख लेते हैं, क्या था फॉर्मूला? W sin theta, W sin theta upon cos alpha minus theta। W मतलब mg होता है ना? साइन थीटा कैसे निकालोगे? व्हाट वाज थीटा? नहीं, अल्फा वाज 60, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
भूल गए, भूल गए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भूल गए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी भूल गए, तो कैसे चलेगा? देखो जरा, देखो था क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन? क्या था एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ ऑफ force of friction and normal reaction with respect to normal reaction. Resultant of force of friction or normal reaction कौन है? S. This is the total force exerted by the surface on the block. सरफेस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लगा, फ्रिक्शनल और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? एस। एस ने आर के साथ कितना एंगल बनाया? थीटा। इसको क्या बोलते हो? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और तुमको अगर याद होगा तो हमने ये शो किया था tan थीटा इक्वल टू म्यू। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू 0.5, tan इनवर्स ऑफ 0.5, तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। ये कहाँ से फाइंड करोगे? लॉग बुक। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0.5 रफली, रफली अप्रोक्सीमेटली? लॉग बुक है, लॉग बुक। देखो 0.5 का tan क्या आता है, मतलब एंगल क्या आता है? नेचुरल टेंजेंट्स, नेचुरल टेंजेंट्स में 0.5 ढूंढो। 0.05, 26 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स, तो 26.6, थीटा इक्वल टू 26.6 डिग्रीज, बराबर है, इस पे ही आएगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। व्हाट इज tan 30? व्हाट इज 1/√3? 1/√3। There are some basic calculations that you should always remember। कितना आ गया? तो tan 0 कितना था? 0। tan 30 कितना था? 0.577। तुम्हारे पास नंबर क्या था? 0.5। तो एंगल 0 और 30 के बराबर है, करेक्ट है। ओके, तो P इक्वल टू वेट, वेट क्या होता है? mg, वेट होता है mg साइन ऑफ 26.6 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा कितना था? 60 डिग्री माइनस 26.6। अभी जब ये सारे वैल्यूज तुम सब्स्टिट्यूट करोगे और कॉस और साइन फाइंड करोगे, तो तुमको वापस से मिलेगा आंसर यही, 5.36 टोटल। तो इस तरीके से जाओगे तो भी आंसर डायरेक्टली आएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लॉग बुक से फाइंड करनी पड़ेगी। इस मेथड से जाओगे थोड़े स्टेप्स बढ़ेंगे, लेकिन देन यू डोंट हैव टू यूज लॉग बुक टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर अल्टरनेट मेथड, क्योंकि वो फॉर्मूला याद रखना इज नॉट वेरी इजी। वैसे मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। हो गया ये? हो गया? I'll give you a trick how to remember formulas. तो इफ यू हैव नोटिस्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम जब रिवाइज करते हो तो शायद तुमने नोटिस किया होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहला पहला कंडीशन क्या देखा था हमने? मिनिमम पुलिंग फोर्स पी एट एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। पुलिंग फोर्स है, पुलिंग, पुल, पुश नहीं, पुल, खींचना। ओके, धक्का देना इस पुश। तो जहां जहां पुल फोर्स था ना, अगर नोटिस किया होगा, तो डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा ही है।
हो गया। दूसरा कौन सा फोर्स है? पुश। पुश में डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा होता है, देख लो, है। यस। तो जब पुल फोर्स अप्लाई करोगे कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, पुश करोगे तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, बाकी सब सेम। राइट, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था, ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुश किया, इसको भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुल किया। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन देखा होगा, अगर मिनिमम पुलिंग फोर्स पी टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, तो तुम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो? पुल करके लेके जा रहे हो, तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा आएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। सिर्फ इस केस में ऊपर W साइन ऑफ थीटा की जगह पे W साइन ऑफ लैम्डा प्लस थीटा, और वो भी होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये सरफेस इंक्लाइन नहीं होता तो लैम्डा की वैल्यू क्या आती? 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाता? W साइन लैम्डा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। मतलब बेसिकली यू वुड हैव वेंट बैक टू द केस नंबर 1, सेम। तो ये कुछ चीजें होती है दैट यू आर सपोज टू लर्न बाय योरसेल्फ। हर जगह पे जहां पे भी पुल वर्ड देखोगे ना, ये भी पुल है। देखो आखिरी में नीचे में क्या आ रहा है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो अभी व्हाट इज अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू, ये सारे के सारे फोर्सेस ना एक पेज पे एक ही जगह पे लिखो, तो याद रहेगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A car is moving along a straight horizontal road. There's a car which is moving along a straight horizontal road with a velocity of 72 kilometer per hour. If mu s is the coefficient of static friction, या coefficient of friction, then the shortest distance in which the car can be stopped is. By the way, ये mu s cannot be static friction की बॉडी मूविंग है, तो डायनामिक फ्रिक्शन होना चाहिए वो, जो भी है डज नॉट मैटर रियली, फॉर्मूला सेम बनता है। जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो अ कार विच इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच इज मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट? 20 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.5 बोला है, आपको बोला है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। वाई माइनस? रिटार्डेशन, बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन। ओके, v कितना है? 0। 20 का स्क्वायर माइनस 2। आपको याद है क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्सेलरेशन क्या होता है? म्यू जी। एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज म्यू जी। नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इफ यू आर टेकिंग इट अप द इंक्लाइंड प्लेन? जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यह थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर एंगल 0 हो जाए, मतलब अब ये जो गाड़ी है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहा है, वो इंक्लाइन प्लेन पे है क्या? नहीं। तो थीटा कितना? तो पुट थीटा इक्वल टू 0। साइन 0 0, कॉस 0 1, तो क्या बचेगा? अब तो वही लिखा है मैंने, म्यू जी इंटू एस। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 400 माइनस 2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू एस 1। ओके, वो हो गया 1 और ये 10s। तो 10s इक्वल टू, तो s इक्वल टू 40 मीटर। खत्म आंसर, 40, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड to just move a body up the inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. अच्छा क्वेश्चन है। The coefficient of friction is mu. The inclination angle theta of the plane is। ये नीट और जेडब्ल्यू दोनों में आया है क्वेश्चन, एक एक बार दोनों में पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। आपको पहले केस में क्या बोला है? फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, टू जस्ट मूव अ बॉडी अप
तो पहले केस में आप बॉडी को अप मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन नीचे होगा। दूसरे केस में क्या बोला है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, मतलब बॉडी नीचे आ रहा था, उसको तुमको नीचे आने देना नहीं है, उसको रोकना है, तो फ्रिक्शन ऊपर होगा। ओके, तो दो केसेस है, विल सी बोथ ऑफ देम। So this is case 1 and let us take case 2 also. वैसे अगर आपको डायरेक्टली डायरेक्टली याद है फॉर्मूला तो वेरी गुड, नहीं याद है तो फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू डिराइव इट अगेन। क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये पहला केस है, बॉडी को कहाँ मूव करना है, अप। केस 1 मूविंग अप। बताओ केस 2 बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन। हाँ स्लाइडिंग डाउन, लेकिन वी डोंट वांट टू मेक इट स्लाइड डाउन, मतलब जस्ट वाला केस हो गया, बॉडी जस्ट मूव हुआ, हमने रोक दिया। यहाँ पे भी बॉडी जस्ट ऊपर मूव हुआ। ओके, चलो एनीवेज, तो यहाँ इस केस में बॉडी जस्ट ऊपर मूव हुआ, इस केस में बॉडी जस्ट नीचे मूव हुआ, तो दोनों जस्ट वाले केस है, तो बोथ केसेस आर फॉर जस्ट मोशन। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी मूव्स अप? जी, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो एम ए लिखते हो ना नॉर्मली, व्हाट इज एम ए, व्हाट इज ए हियर, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो आपका बहुत सारा टाइम और एफर्ट बच जाएगा अगर ये याद होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द एक्सेशन व्हेन अ बॉडी, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, वेरी गुड। लेकिन दोनों फोर्सेस सेम बोले हैं क्या, नहीं, तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, एफ डैश। तो डायग्राम में हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो रिमेंबर, अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज पता है तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होगा। अब आपको बोला क्या है, क्या बोला है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी अप इज is double double the force required. Okay, तो force required to just move a body f upward, मतलब f, ये किसका डबल है, f डैश का, तो f इक्वल टू 2 times of f डैश। what is f, mg sin theta plus mu cos theta equal to 2 times of f dash, 2mg sin theta minus mu cos theta। हो गया, एम जी कैंसल। पूछा क्या था तुमसे, क्या पूछा है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, तो इसको सॉल्व करके थीटा मिल जाएगा, सिंपल। तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा। ओके, बताओ। ओके, तो एक काम करो, कॉस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, साइन वाला राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो म्यू कॉस थीटा प्लस 2 म्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। गुड, देन दिस इज 3 म्यू कॉस, दिस इज साइन, तो 3 म्यू इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan रूट ऑफ 3 म्यू, हो गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after time। बताओ, बहुत ही सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। Tell me, what will you do here? Too simple.
व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी v, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u को इन्होंने बोला है v। तो एक काम करता हूँ, v इनिशियल इज v फाइनल इज 0। ओके, what is the formula that connects initial velocity final velocity time? So v final equal to v initial plus at। what is v final? 0। what is v initial? v minus a। क्यों माइनस ए? रिटार्डेशन। और आपको पता है, अभी बताया, म्यू जी इंटू टी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। म्यू जी टी इक्वल टू वी, तो टी इक्वल टू वी बाय म्यू जी। है क्या? है क्या वी बाय म्यू जी? ऑप्शन नंबर। तो फ्रिक्शन जितना डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, क्वेश्चन उतनी सिंपल है। यू मस्ट बी नोटिसिंग कि कुछ है ही नहीं इसमें, प्रोवाइडेड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपको अच्छे से पता है और आपको काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस पता है, तो देयर इज नथिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A block of mass m is placed at rest on an inclined plane of inclination theta to the horizontal। ठीक है, if the coefficient of friction between the block and the plane is mu, then the total force the inclined plane exerts on the block is। वेरी गुड। तो हमारे पास एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। तो दिस एंगल इज थीटा। देयर इज अ ब्लॉक व्हिच इज एट रेस्ट, अ ब्लॉक व्हिच इज एट रेस्ट। तो ऐसा यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, व्हाट इज द टोटल फोर्स द इंक्लाइन प्लेन एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है, तो बताओ कितना कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ से आया, कैसे आया? हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे होता है वेट mg, करेक्ट। फिर व्हाट वी डू इज, हम इस mg की कंपोनेंट्स कर देते हैं। ये थीटा एंगल है, तो ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये हो गया mg cos थीटा, और ये है नॉर्मल रिएक्शन आर। नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस, समझ लेना नॉर्मल है, दिख नहीं रहा है लेकिन समझ लेना नॉर्मल है वो। और यहाँ पे क्या आता है? mg sin थीटा। अब इन्होंने बोला है कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, मतलब mg sin थीटा जो फोर्स है वो ब्लॉक को मूव नहीं कर पा रहा। वैसे तो मूव होना चाहिए ना नीचे, नहीं कर पा रहा, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? किसने रोक लिया? फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन आ गया यहाँ पे F, करेक्ट, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, या फिर फ्रिक्शन अगर इसको रोक नहीं पाता, तो ऑब्जेक्ट नीचे आता। लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे आ नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन ने उसको रोक लिया। अब बताओ, इंक्लाइन प्लेन नहीं, ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लगा दिए? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। और उन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, डायगोनल, ये आएगा एस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? 90। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस which are at 90 degree to each other? under root of under root of f square plus r square। what is f? mg sin theta। what is r? mg cos theta। so from 1 2 and 3 you have s equal to under root of f is mg sin theta इसका स्क्वायर। तो ऐसा करें, mg स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन, तो mg स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। mg स्क्वायर कॉमन निकाल के रूट के बाहर, mg रूट के अंदर क्या बचा?
तो वो कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या आ गया? टाइम जी है ना ऑप्शन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A car starts from rest to cover a distance x. The coefficient of friction between the road and tires is mu. The minimum time in which the car can cover a distance x is proportional to mu 1 by root mu 1 by mu. A car starts from rest. A car starts from rest. Initial velocity is 0. Okay. To cover a distance of x equal to x. The coefficient of friction between tire and road surface is mu. Minimum time in which it can cover a distance x is proportional to. So v equal to u plus 80. Let us say v is the final speed. जब उसने x distance cover कर लिया तब उसका speed था v. तो final speed को v बोल दिया मैंने. v equal to 0 plus a. What is a? Mu g. Mu g t. Right? So t equal to v by mu g. Equation number 1. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, यहां से हम लोग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू नहीं बोल सकते. जी कांस्टेंट है तो जी का तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वी है ना, वी इज नॉट कांस्टेंट, इज चेंजिंग. अगर तुमने गलती से भी बोला कि देखो इक्वेशन 1 में टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऑप्शन नंबर डी गए. वो कब होता? अगर वी कांस्टेंट होता. वी कांस्टेंट है क्या? नहीं. इनिशियली तो जीरो था, बाद में बढ़ने लगा. तो जब ऑब्जेक्ट ने मतलब कार ने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया तब स्पीड वी है. फिर हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वी खुद म्यू पर डिपेंड करता है कि नहीं. वो कैसे करोगे? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सिंपल, वेरी गुड. तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वी स्क्वायर, यू इज 0, ए क्या होगा? जी. और ये क्या है? एक्स. तो वी क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एक्स. इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 you will have t equal to under root of 2 mu g x upon mu g. अब इस इक्वेशन में g कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो हमको जो कांस्टेंट है वो लिखने का काम ही नहीं है. हम लिखेंगे t इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर है रूट म्यू, नीचे है म्यू, तो कितना आ गया? 1 बाई रूट म्यू. अभी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. अभी इस पे अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. कैसे क्वेश्चन बन सकता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, a vehicle was moving on a straight road. Initially to cover distance x, the time was, let us say, 2 hour, right? Value of friction was, let us say, 0.5. Over a period of time, because of friction between road and tire, coefficient of friction decreases, right? And it becomes, let us say, 0.25. What is the new time taken to cover the same distance x? देखो तुम्हारे पास t is inversely proportional to 1 by root mu है ना, तो t2 by t1 root 2 of mu1 by, तो mu1 की वैल्यू 0.5 थी, ये 0.25 है, 1 का है 2 सा, तो t2 इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ t1. बन सकता है ऐसा क्वेश्चन. फिर t1 की वैल्यू 2r थी और रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो 1.4 ले लो, 1.414 इंटू 2, 2.828. तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं. हाँ, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है. अगर डिस्टेंस भी चेंज कर दिया तो फिर इसमें तुम, हाँ इसमें तुम ऐसा लिखोगे, यू विल राइट हियर एज अंडर रूट ऑफ एक्स प्राइम. तो देयर कैन बी मॉडिफिकेशंस. थोड़ा सा से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त खुद भी सोचो कि क्या क्या पूछ सकते हैं. देखो आइडियली स्पीकिंग जेई नीट अगर आपको क्रैक करना है, स्पेसिफिकली जेई नीट में इतने ज्यादा
क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, नीट में मोस्टली थ्योरेटिकल बेस होता है, लेकिन जेडब्ल्यू में जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो साथ में आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें और क्या क्या बन सकता है, और जो वो करेगा वही जेई मेंस क्रैक करता है, नहीं तो नहीं होता है वो। स्टैंडर्ड डायरेक्ट बुक में से उठा के क्वेश्चन नहीं आते वहां पे। ब्लॉक ए इन फिगर वेग्स 100 न्यूटन, 100 न्यूटन वेट है, तो एम जी की वैल्यू 100 न्यूटन है, ठीक है। मतलब अगर एम की वैल्यू 10 हो गई, क्योंकि जी की वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, तो एम जी बाई जी, एम जी ये 100 न्यूटन है बाई जी, तो जी जी कैंसिल होगा, बचेगा एम। तो 100/10 इज 10, तो ये 10 लिख दिया मैंने, मास ऑफ ए ब्लॉक इज 10। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड टेबल इज 0.25। ब्लॉक और वो जिसके ऊपर रखा वो टेबल, इसमें फ्रिक्शन है 0.25। द वेट ऑफ द ब्लॉक बी इज मैक्सिमम फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये जो बी ब्लॉक है, इसका मैक्सिमम वेट ऑलरेडी है फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? हाँ, फोर्स आर बैलेंस, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? देयर इज एब्सोल्युटली नो मोशन एनीवेयर इन द सिस्टम, तो ना बी मूव होगा ना ए मूव होगा, ऐसा उसका मतलब होता है, राइट। तो वैल्यू ऑफ T1 इज, तो इसका मतलब अगर मैं बी का वेट थोड़ा सा भी और बढ़ाऊंगा तो मोशन स्टार्ट होगा। तो फिलहाल तो उनका बोलना यह है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जोक है जोक। तो बताओ, तो इस जोक को कैसे सॉल्व करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जोक, हाँ, T2 का कंपोनेंट, T2 का ये कंपोनेंट आएगा कॉस, ये होगा साइन, वेरी गुड। तो ये T2 का कौन सा कंपोनेंट? कॉस, और ये T2 का साइन, वैसे सेम ही आएगा क्योंकि 45 डिग्री पे सब सेम ही होता है। तो ये जरूरत भी, उसकी भी जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट T1? फाइंड T1 करना है ना तुमको, तो व्हाट अबाउट T1 कैसे करोगे? फ्रिक्शन, बॉडी मूव हो रहा है क्या? नहीं, तो T1 इस फोर्स को किसने बैलेंस कर दिया? फ्रिक्शन ने। तो सिंपल सी बात थी, तो टेंशन T1 इज बैलेंसिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? mg, वो तो दिया ही है, वो तो दिया ही है आपको। कितना दिया हुआ है? 100, सिंपल। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.25, और ये 100, तो कितना हो गया? 25 न्यूटन हो गया, 25 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। तो T2 का क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is moving down a long inclined plane of slope 37. Very good. पता है 37 डिग्री का एक स्पेशल पर्पस होता है। cos 37 और sin 37 की वैल्यू पता है? 4/5, sin 37 3/5। वेरी गुड, वो पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बॉडी इज मूविंग डाउन, डाउन, मूविंग डाउन, मूविंग डाउन, याद रखना। जी cos sin theta minus mu cos theta. Okay. The coefficient of friction between the body and the plane varies as mu equal to 0.3x, where x is the distance traveled down the plane. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करेगा डाउन द प्लेन, उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऐसे इसका मतलब है। द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड, तो बॉडी का मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगा? एट व्हाट डिस्टेंस? एट x इक्वल टू 1.16, x इक्वल टू 2 एट द बॉटम ऑफ प्लेन, एंड एट x इक्वल टू 2.5। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, टू सिंपल। तो आई विल नॉट ड्रॉ डायग्राम, क्योंकि जरूरत ही नहीं है डायग्राम। You should remember at the first place the body is moving down, and when you know that the body is moving down, you of course know A equal to G sin theta minus mu cos theta। और क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि
बॉडी जब प्लेन पे ट्रेवल करेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू विद डिस्टेंस चेंज होगी एज 0.3x। और जब बॉडी ने मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लिया, मैक्सिमम स्पीड, तो इफ v इज मैक्सिमम, v इज कांस्टेंट, पता है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है। मैंने एग्जांपल बहुत बार दिया है। सपोज तुम गाड़ी चला रहे हो और तुमने अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर फुल कर दिया, और मान लो आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसकी कैपेसिटी है टॉप स्पीड का 100 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप एक्सीलेटर को फुल कर देते हो, व्हाट विल बी योर स्पीड? 100 किलोमीटर पर आवर। तो वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कि चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। देयरफॉर a इक्वल टू जीरो। वेरी गुड, ये a इक्वल टू जीरो। डन। तुमको फाइंड क्या करना था? x। कैसे करोगे? तो ये तो इंफॉर्मेशन मिल गई तुमको, इसके बाद क्या करोगे? a इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आपको याद होगा, a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। तो बताओ अभी, हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो ना a। इसको देखते हैं, चलो इसमें कंफ्यूज मत हो, बाद में देखते हैं। पहले ये सब्स्टिट्यूट करो। तो a जीरो, देयरफॉर g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। जी वहां पे आके जीरो। ओके, तो क्या आ गया? साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू म्यू, tan थीटा इक्वल टू म्यू। ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन में? डिस्टेंस। तुमको क्या मिल गया यहाँ से? क्या मिल गया? हाँ, तो आगे थीटा दिया हुआ है कि नहीं? हाँ, दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है थीटा? 37। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3x, वेर एक्स इज डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस है ना। हाँ, तो वही फाइंड करना है। व्हाट इज कॉस 37? 4/5। ये कितना है? 3/5। ये कितना है? 4/5। 5 5 कैंसल, 1 जाए 10 जा, तो x इक्वल टू 10/4। बराबर। 10/4 मतलब खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी। A 60 kilogram body is pushed with just enough force to start it moving across a floor, and the same force continues to act afterwards. Very good. तो पहला सेंटेंस में आपको हिंट मिल गया कि बोलना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। A 60 kilogram body is pushed with just enough force, मतलब जस्ट मूव, मतलब कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। मतलब बॉडी जस्ट मूव हुआ, तो उस केस में ये जो अप्लाइड फोर्स उसकी वैल्यू क्या आती है? मैं बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं हो रहा, मतलब क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और जस्ट मूव हुआ तो मतलब क्या होता है? सेम होता है। अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब जस्ट मूव हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जिसको क्या बोलते हो? हाँ। तो अप्लाइड फोर्स कितना है, ये तुमको पहले कंडीशन से मिल जाएगा। आगे क्या बोला है? फिर बॉडी मूव होने लगा, मतलब कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक, डायनेमिक। उसमें कौन सा फ्रिक्शन? क्योंकि उसमें दो थे ना, स्लाइडिंग और रोलिंग है। स्लाइडिंग, है ना। तो जब बॉडी मूव होते रहेगा तो उस केस में भी कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो? सेम। ओके, देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर 0.5 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। एक्शन ऑफ द बॉडी इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ऑफ कोर्स।
ये सिर्फ इतना है कि आप सोचते कैसे हो क्वेश्चन को, उसके ऊपर है। टू सिंपल, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। यू हैव अ ब्लॉक, केस वन इज जस्ट मूव, जस्ट मूव। तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया, इट इज सफिशिएंट इनफ टू ओवरकम लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऐसा उसका मतलब है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब पी क्या आएगा, एफ क्या आएगा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा म्यू, म्यू एस, म्यू एस। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्टैटिक वर्ड यूज किया, अगर लिमिटिंग बोला तो मैं म्यू एल लिख देता, सिंपल सी बात है। तो दिया गया 0.5। हाउ डू यू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं आर ही बोलता हूँ, नॉट टू कंफ्यूज, इसके लिए इसको आर बोल दिया। तो म्यू एस एम जी, व्हाट इज एम वैल्यू 60, व्हाट इज जी वैल्यू 10। बोला होगा, नहीं भी बोला होगा तो मैं 10 ले लूंगा, छोड़ो देखेंगे। कितना, 300, तो 300 न्यूटन। अभी यही फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट करता रहा, लेकिन अब बॉडी मोशन में आ गया। मोशन में आया तो कौन सा फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक, वेरी गुड। तो सेकेंड केस में हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, वेयर विल द बॉडी मूव, टुवर्ड्स राइट। So what is acceleration? Exactly, net force upon mass. What is net force? P minus Fk. Fk, यहाँ पे Fs था, राइट, वहां पे क्या है, Fk अपॉन M। हाउ डू यू फाइंड आउट Fk? तो पहला ही लेक्चर फ्रिक्शन का, उसमें मैंने बताया था आपको, पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। ये देखो, ये पहले ही पेज पे दिख रहा है तुमको, दिख रहा है, व्हाट इज Fk, म्यू के आर, व्हाट इज Fl, म्यू एल आर। Fl को तुम Fs भी बोल सकते हो, ओके। तो ये सब चीजें पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिंपल। तो आ जाते हैं हम अपना अपना यहाँ पे। हाउ डू यू फाइंड आउट एफ के, म्यू के आर, आर मतलब एम जी, तो म्यू के एम जी, गुड। एफ के इक्वल टू म्यू के की वैल्यू 0.4 है, एम तो 60 है, जी तो 10 ही है। हाउ मच, 240। therefore acceleration is p minus fk by m, what was p, 300, और ये कितना है, और ये कितना है, 60/60 कितना है, तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अ बॉक्स ऑफ मास 10 किलोग्राम स्लाइड्स डाउन अ रफ, डाउन डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ मतलब फ्रिक्शन है, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा with uniform speed, coefficient of kinetic friction in this case is, बताओ तो, if a body is sliding down, what is a, g sin theta minus mu cos theta, और kinetic friction इक्वल टू जीरो, क्यों इक्वल टू जीरो, तो कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलेरेशन कितना है, जीरो है, ओके। तो ए का फॉर्मूला पता है, लेकिन ए की वैल्यू जीरो पता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वही है सभी, सेम है, सेम। जी वहां गया, गया, क्या आया, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से म्यू के इक्वल टू टेन थीटा बन जाएगा, बनेगा ना, क्या लिखोगे, साइन थीटा इक्वल टू म्यू के कॉस थीटा, तो म्यू के इक्वल टू टेन थीटा, टेन 60, टेन 30 की 60, 30, व्हाट इज टेन 30, और टेन 30 अभी तो बताया था 1/√3, 1/√3 0.577 आता है, वो भी तो अभी देखा था हमने, ऑप्शन नंबर ए है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।